ग्लोकोमा या काला मोतिया एक आँख की ब्लाइंडिंग डिजीज है। आँख की जो मेन नर्व है, ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई अगर किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उसकी वजह से ग्लोकोमा होता है। ये आगे बढ़ेगा, आपके नज़र के दायरे को खा जाएगा, उसे श्रिंक करेगा। इसीलिए इस साइलेंट थीफ ऑफ साइट को उसी टाइम शुरू में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारी आँख एक बॉल की तरह है, उसके अंदर एक ड्रेनेज एंगल होता है। एक बच्चा ग्लोकोमा के साथ पैदा हो सकता है, उसको हम हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आज इस कैन हेल्थ टॉक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी के जहन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि आज कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। आँख की रोशनी हमारे जीवन में एक महत्व रखती है, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी कुछ अनदेखी बीमारियों की वजह से हम अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। To get the clarity on this topic, we have Dr. Surbi. Dr. Surbi, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। Who's an experienced and compassionate glaucoma specialist working in Canny Algedan and who's running her own center with the name बताएंगे? तमोज्योति नेत्रालय। तो देर किस बात के व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लोकोमा या काला मोतिया एक आँख की ब्लाइंडिंग डिजीज है। जो हमारी आँख की मेन नर्व होती है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये बेसिकली इस पे दबाव होने के कारण होता है। आँख में किसी भी वजह से जब आँख का प्रेशर बढ़ता है या आँख की जो मेन नर्व है, ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई अगर किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उसकी वजह से ग्लोकोमा होता है। साइलेंट थीफ ऑफ साइट, मेडिकल साइंस ने डॉक्टर सुरभि ग्लोकोमा को ये नाम क्यों दिया है? साइलेंट थीफ ऑफ साइट इसलिए ग्लोकोमा को कहा जाता है क्योंकि जब एक इंसान सीधा देखता है तो उसे ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का भी एक दायरा होता है, जिसको नज़र का दायरा बोलते हैं, वो दिखता है। ग्लोकोमा में क्या होता है, धीरे धीरे ये नज़र का दायरा श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ने लग जाता है। और हमें तब पता चलता है जब हमारा एक टनल विजन, जैसे हम एक सुरंग के थ्रू देखते हैं, उतना ही विजन हमारा रह जाता है। तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ओपीडी में यही होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है अर्ली स्टेज में, हम उसको कहते हैं आप एक सस्पेक्ट हैं, आपको एक आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। वो हमें कहता है कि मुझे सिर्फ चश्मे का नंबर चाहिए, दवाई दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको कन्विंस करना कि ये साइलेंट थीफ ऑफ साइट है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये आगे बढ़ेगा, आपके नज़र के दायरे को खा जाएगा, उसे श्रिंक करेगा और आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचेंगे जो इरिवर्सिबल है, जिसको हम वापस वैसा नहीं कर सकते। इज़ आवर मेन चैलेंज। इसीलिए इस साइलेंट थीफ ऑफ साइट को उसी टाइम शुरू में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, इस बात को ज़रूर नोट करें कि साइलेंट थीफ ऑफ साइट ग्लोकोमा को क्यों कहा जाता है और क्यों इसे टाइम से पहले जानना ज़रूरी है। डॉक्टर सुरभि, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या ग्लोकोमा के कई टाइप्स होते हैं? ग्लोकोमा के विभिन्न प्रकार होते हैं, बट टू मेन टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा which we diagnose the patient with in our normal OPDs is ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल। हमारी आँख एक बॉल की तरह है, उसके अंदर एक ड्रेनेज एंगल होता है और एक पदार्थ होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक आँख की एक जगह से जो वो एंगल का एरिया है वो पानी बनता है और एक ड्रेनेज एंगल, एक छन्नी जैसी जगह होती है, वहाँ से वो निकल जाता है। किसी भी वजह से अगर वो प्रोडक्शन एक्वस ह्यूमर का बढ़ जाए या वो ड्रेनेज उसका बंद हो जाए, वो छन्नी कहीं से ब्लॉक हो जाए, तो आँख का दबाव बढ़ेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा और ग्लोकोमा करेगा। जब वो छन्नी ओपन रहती है तो उसको हम ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। किसी भी वजह से अगर आँख का एंगल में कोई स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस आए, वो एंगल नैरो हो जाए, उस छन्नी को क्लोज करे, तो उसको हम क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बच्चा ग्लोकोमा के साथ पैदा हो सकता है, उसको हम कंजेनाइटल ग्लोकोमा कहते हैं। बहुत सारे सेकेंडरी ग्लोकोमास होते हैं, जैसे आँख में चोट लग जाए, आँख में सूजन आ जाए, तो वो सेकेंडरी ग्लोकोमास की कैटेगरी में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोकोमा नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा, जहाँ आपको आँख का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, लेकिन फिर भी ग्लोकोमा हो रहा है क्योंकि आँख की जो नस की ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एक पेशेंट्स होते हैं कैटेगरी ऑफ ऑकुलर हाइपरटेंसिव, जहाँ प्रेशर बढ़ता है लेकिन नस और दायरा ठीक रहता है, वो लोग आगे चल के प्रोन होते हैं कि उनको ग्लोकोमा हो। तो एक ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट would be an appropriate person to actually diagnose कि आपको किस तरीके का ग्लोकोमा, और आपको so many types of glaucoma. Okay. Yeah. Dr. Surpi,
मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आई वर्ड अबाउट इट कि एक काला मोतिया होता है और एक सफ़ेद मोतिया होता है, राइट? उनमें क्या अंतर है? सफ़ेद और काला मोतिया ये मेन टॉपिक है जिसमें पेशेंट बहुत कंफ्यूज रहता है। तो काला मोतिया जैसे मैंने बताया एक नस की बीमारी है, नस पे दबाव होने से नस का डैमेज होता है और काले मोतिये के लक्षण आते हैं। सफ़ेद मोतिया मतलब कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब एजिंग प्रोसेस। जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं, ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स, ऐसे ही आपकी आंख में एक स्ट्रक्चर होता है लेंस, जो धीरे धीरे उम्र के साथ सफ़ेद होता है। तो रोशनी की किरणें जब बाहर से अंदर जाती हैं तो वो पर्दे तक नहीं पहुंच पाती और आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक वाटरफॉल या एक पानी के झरने के थ्रू जैसे देखते हैं, तो आपको कैटरैक्ट में क्लाउडीनेस ऑफ विजन होता है। तो काला मोतिया में आपको टनल विजन होता है, जैसे आप सुरंग के थ्रू देख रहे हैं, इसमें जैसे कि आप वाटरफॉल के थ्रू। काला मोतिया के अबिंद की जो नज़र की लॉस हो रही है वो इरिवर्सिबल है, वो डैमेज इरिवर्सिबल है। बट इसमें हम एक छोटा सा ऑपरेशन, कैटरैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, लेंस को चेंज करते हैं और आपका नज़र जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों की प्रोग्नोसिस में काफ़ी फ़र्क है और दोनों की सीरियसनेस में बहुत फ़र्क है। एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है, एक क्योरेबल प्रॉब्लम है। ओके, बहुत ही खूब डॉक्टर सुरभि। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो ग्लूकोमा को बढ़ाते हैं? बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, आई के रिस्क फैक्टर्स हैं, सिस्टमिक रिस्क फैक्टर्स हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा माइनस नंबर का चश्मा पहनते हैं, हाई मायोप्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन फॉर ओपन एंगल ग्लोकोमास। जैसे ही एज बढ़ती है, 40 से अबव हम कहते हैं कि ग्लोकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और 60 के बाद तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो 40 के बाद एक रेगुलर आई एग्जामिनेशन तभी बोला जाता है कि सबको स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए। कुछ डिजीज़ेज ऐसी होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिसके होने की वजह से ग्लोकोमा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और जिनको ये होता है और ग्लोकोमा होता है तो उसमें प्रोग्रेशन भी काफ़ी होता है। स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं किसी भी चीज़ की वजह से, उन लोगों में ग्लोकोमा होने के चांसेस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली हिस्ट्री। जहाँ भी आपके परिवार में किसी को ग्लोकोमा हो तो आपको भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो अपना स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। ओके, सो व्यूअर्स इस बात को ज़रूर नोट करें। मैम ने बताया है किस एज के अकॉर्डिंगली ग्लोकोमा होने के चांसेस होते हैं। शी हैज़ मेंशन कि अगर आपकी फैमिली में प्रिवेल करता है कि किसी न किसी को ग्लोकोमा हुआ है तो आगे भी होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए। डॉक्टर सुरभि, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स होते हैं जब किसी को ग्लोकोमा होता है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं ग्लोकोमा के वो बहुत जनरल होते हैं, इसीलिए वो मिस हो जाता है और लोग सोचते हैं कि एक जनरल आई की प्रॉब्लम, कंप्यूटर यूसेज की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधलापन दिखना, हल्का फुल्का हेडेक, हैवीनेस ऑफ द आईज, जो कि नॉर्मली लोगों को होता रहता है। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो बहुत पर्टेनिंग टू ग्लोकोमा इम्पॉर्टेंट है, कलर्ड हेलोज। आप लाइट के आसपास रंगीन घेरे जब देखेंगे तो इससे पता चलता है कि आपकी आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये मेन चीज़ें होती है। अगर कुछ लोग नज़र के दायरे का कंस्ट्रिक्शन भी महसूस कर पाते हैं, बट नॉट इन अर्ली स्टेजेस, थोड़ा सा एडवांस स्टेज में, तो वो बहुत ही सामान्य सिम्टम्स होते हैं, इसलिए मिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने भी बताया था कि हेरिडिटरी रोल इसमें प्ले करता है कि फैमिली में कहीं ना कहीं अगर प्रिवेल करता है तो होने के चांसेस हैं। तो आपने एक चीज़ और बोली थी कि कई बार छोटे बच्चों में भी ग्लोकोमा हो जाता है और हमारी लोगों में धारणा है कि शायद बुढ़े होंगे तभी ग्लोकोमा होगा। हमारी जनता को बताइए। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ग्लोकोमा सिर्फ बूढ़े होने पे होता है। ये एक एजिंग डिजीज़ है। नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी, जिसको हम कंजेनिटल ग्लोकोमा कहते हैं, हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है। बहुत सारे बेबीज़, पीडियाट्रिशियन जो होता है वो एक प्रिलिमिनरी आई एग्जामिनेशन करता है बच्चे के पैदा होने पे। नवजात शिशु का हमेशा एक आँखों का टेस्टिंग होता है जब वो पैदा होता है और वो रेफरल उसका किया जाता है एक आई स्पेशलिस्ट के पास फॉर कंजेनिटल ग्लोकोमा। ज़रूरी नहीं है कि पैदा होने पे ही हो, 6 महीने, साल, 2 साल में भी बच्चों को डेवलपमेंटल ग्लोकोमा हो सकता है। इसीलिए बच्चों में हम कहते हैं कि जन्म होते ही एक आई का चेकअप हो और 6 महीने पे हो, फिर 2.5 साल पे, 3.5 साल पे जब वो फॉर्मल स्कूल जा रहा है। क्योंकि बच्चों में हमारे पास 10 साल, 15 साल, 30 साल के एकदम यंग लोग ग्लोकोमा से डील करने वाले आते हैं, तो जिनका पूरा लाइफ पड़ा है इससे डील करने के लिए। तो ग्लोकोमा को ऐसे मत समझिए कि सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी है, किसी भी एज, किसी भी उम्र में हो सकता है। वेरी ट्रू। सो डॉक्टर सुरभि, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं
ये सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हुए कहीं ना कहीं किसी को धुंधला लगता होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मुझे कुछ कम नज़र आ रहा है। आई थिंक यूजुअली सब इसी सिम्टम्स के साथ आते हैं। तो आप लोग कैसे डायग्नोस करते हैं ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम ग्लोकोमा? सो देखिए, हम ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हैं तो हम नस को देख के ही बता सकते हैं कि भाई आपको है, आप एक सस्पिशियस कैटेगरी में आते हैं। तो एक डायलेटेड एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है ग्लोकोमा को डायग्नोस करने के लिए। एप्लिनेशन, टोनोमेट्री, गोनियोस्कोपी जैसी एक क्लिनिकल टेक्निक्स होती हैं जो हम अपने ओपीडी में करते हैं, जिससे हम एक प्रिलिमिनरी व्यू पॉइंट बनाते हैं कि ये पेशेंट सस्पेक्ट है। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं जो नॉन इन्वेजिव होती हैं, मतलब उसमें आपको कोई दर्द नहीं होगा। ज़्यादातर ग्लोकोमा पेशेंट्स के दिमाग में होता है मैम खून लोगे, ये करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट्स के टेस्ट होते हैं, बहुत सरल टेस्ट हैं, आप लोग बहुत आराम से वॉक इन करके ओपीडी में कर सकते हैं। एक दायरा मेजर करेंगे जिसको फील्ड टेस्ट कहते हैं, आँख का अल्ट्रासाउंड जिसको OCT RNFL कहते हैं, आपकी नस को स्टडी करते हैं। एक आपकी नस की पिक्चर लेते हैं आपको बताने के लिए कि देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। और आपको ग्लोकोमा इसीलिए हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। और एक सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस होती है जो हम आपको आपका प्रेशर वेरिएशन को चेक करने के लिए होती है। आजकल एक नई विधि आई है GCC, गैंग्लियन सेल एनालिसिस, जिससे हम बहुत अर्ली ग्लोकोमा भी पिकअप कर सकते हैं। वाओ, इट्स ग्रेट टू नो डॉक्टर सुरभि कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप इतने सारे टेस्ट लेके बैठे हैं जिसको जनता के पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से आंखों का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, कैसे हम एक ग्राफ के थ्रू अपनी आंखों को रीड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस बात को ज़रूर नोट करें। डॉक्टर सुरभि, वंस इट इज़ डायग्नोस्ड कि ग्लूकोमा है तो उसका इलाज क्या है? सो ग्लोकोमा का इलाज 2-3 भागों में बटा हुआ है। पहले तो हमेशा फर्स्ट द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा इज मेडिसिन्स। सबसे पहले हमारे पास कुछ सेट ऑफ दवाइयाँ हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके, और उससे आँख का प्रेशर कंट्रोल करेंगे। जब हमारा उससे प्रेशर नहीं कंट्रोल होता या पेशेंट को वो क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा है तो हम लेजर्स करते हैं। और फिर जब हमें लगेगा कि इन सब मोडालिटीज़ से हमारा नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर हम सर्जरी पे जाते हैं। आजकल एक नई टेक्निक आ गई है, मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी। पहले हम वो करने की कोशिश करते हैं। ग्लोकोमा में बेसिकली हम टाइम बाय करते हैं कि हम जितनी बड़ी मेजर सर्जरी है उसको लास्ट के लिए रखें, क्योंकि ग्लोकोमा की सर्जरीज का भी टाइम लिमिटेड रहता है। वो फेल भी जल्दी होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, आपकी आईज भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हम आपके दवाइयों पे प्रेशर कंट्रोल कर सकें उतना हम कोशिश करेंगे। तो मेडिसिन, लेज़र एंड देन सर्जरी। डॉक्टर सुरभि, हमने कारण भी समझ लिए, निवारण पे हम बात कर रहे हैं, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, पर क्या इसका ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल होता है? क्या इलाज पूरी तरह से किसी को ठीक कर देता है? सो ग्लोकोमा कैन नॉट बी क्योर्ड। ग्लोकोमा को हम जड़ से नहीं निकाल सकते। ये बीपी और शुगर की तरह है कि जैसे आपको ग्लोकोमा डायग्नोज हुआ तो आप जिंदगी भर ग्लोकोमा। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि ग्लोकोमा डायग्नोसिस एक सर्टिफाइड ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से कराइए, क्योंकि ये एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है, इसका स्ट्रेस रहता है, ये मेंटल इलनेस भी क्रिएट करता है क्योंकि ब्लाइंडिंग डिजीज़ है। तो ये क्योर नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं आपका प्रेशर कंट्रोल करके, और ताकि इसका आगे प्रोग्रेशन ना हो, आपकी बीमारी वहीं की वहीं रुकी रह जाए। ओके, तो जब आप पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करते होंगे उस दौरान, वो क्या है ज़रा बताएं। सबसे पहला चैलेंज तो है पेशेंट को कन्विंस करना कि आप सस्पेक्ट हैं, आपको अर्ली सिम्टम्स नहीं है या आपको कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, बट आगे चल के आपको ये हो सकता है, क्योंकि अर्ली डिजीज में कोई सिम्टम नहीं। द चैलेंज इज टू कन्विंस द पेशेंट दैट यू हैव ग्लोकोमा। सेकेंड, वंस वी डायग्नोज कि पेशेंट को ग्लोकोमा है, उसके बाद उसका कंप्लायंस कि वो दवाई टाइम से डाले। ग्लोकोमा की दवाइयों का टाइमिंग होता है। थर्ड, उसको रूटीन विजिट के लिए बुलाना, हर 2 महीने 3 महीने पे उसको एक रूटीन विजिट ले आना पड़ता है। तो अगर ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती तो ग्लोकोमा का पूरा कंप्लायंस खराब होता है और ग्लोकोमा प्रोग्रेस होता है। तो इट इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू इट कॉन्टिन्यूसली। सो वो हमारे चैलेंजेस रहते हैं। प्रिवेंशन की डॉक्टर से भी बात करते हैं, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास अवेलेबल है टू प्रिवेंट ग्लोकोमा? So as rightly said by somebody, prevention is always better than cure. So जो भी हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों का भी हाई माइनस नंबर है, उनको एक रेगुलर ग्लोकोमा स्क्रीनिंग एक एज के बाद ज़रूर करानी चाहिए। जो भी डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, जो मोर प्रोन है और जिनमें अगर ग्लोकोमा हो जाए तो प्रोग्रेस भी जल्दी करेगा, उनको भी आके अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए। यंग डायबिटिक्स, यंग हाइपरटेंसिव्स, 40-45 साल के लोग, इनको करना चाहिए ये।
मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स तक के आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको ऐसी सिस्टमिक डिजीजेस हो ही ना कि आपको आगे चल के ग्लोकोमा होने के चांसेस हो। वेरी ट्रू। अभी आपने बोला कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो इसी पे एक सवाल और आता है, क्या स्ट्रेस ग्लोकोमा को बढ़ाता है? So as per studies, stress cannot cause glaucoma. स्ट्रेस से डायरेक्टली ग्लोकोमा नहीं होता, बट स्ट्रेस से इनडायरेक्ट ग्लोकोमा का प्रोग्रेशन होता है। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल रिलीज होता है जिससे आंखों का प्रेशर बढ़ता है। अगर तो आपको एक्यूट स्ट्रेस हुआ छोटे टाइम के लिए तो वो प्रेशर बढ़ा और कम हो गया, लेकिन अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस लंबा चल रहा है, तो ये प्रेशर बढ़ा रहेगा और आपकी नस को डैमेज करेगा। ऑल्सो स्ट्रेस कॉजेज एंग्जाइटी, डिप्रेशन। इससे क्या होगा, अगर आप ग्लोकोमा पेशेंट है तो आप अपनी दवाई टाइम से नहीं डालेंगे, आप अपनी रूटीन विजिट पे नहीं आएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये सब और ख़राब होगा। ऑल्सो ये देखा गया है कि जितना माइंडफुल मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स पेशेंट्स करते हैं उससे प्रेशर कम होता है और स्ट्रेस इनडायरेक्टली जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोकोमा के प्रोग्रेशन को वो हट जाता है। तो जिस तरीके से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर या बीपी को कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन हेल्पफुल तो रहता है बहुत। बहुत जगह पे स्टडीज हुई है माइंडफुल मेडिटेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड माइंडफुल मेडिटेशन। या सो दैट डिफरेंस हैज़ टू बी नोटेड। और प्रॉपर सेंटर्स हैं कई जगह पे, दिल्ली में या एनसीआर में, जहाँ माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है, जो कि प्रूव हुआ है कि ग्लोकोमा में प्रेशर कंट्रोल करने में और स्ट्रेस कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डाइट की बात करें डॉक्टर सुरभि, तो क्या कोई ऐसी डाइट होती है जो पेशेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? पर से डाइट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है ग्लोकोमा पे, बट अगेन जैसे मैंने पहले बोला, जितनी भी सिस्टमिक डिजीजेज हैं, अगर आप फ्राइड, तला हुआ या फिर ख़राब खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको शरीर में बीमारियां होंगी, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो ख़राब होगा और तो वो आपको अल्टीमेटली आपका ग्लोकोमा भी ख़राब होगा या ग्लोकोमा करेगा। तो एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी इज समथिंग विच वी एम फॉर, स्पेशली इन पीपल हु आर सस्पेक्ट्स और पीपल हु आर डायग्नोस्ड विद ग्लोकोमा। So I think हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है अपनी जनता को अवेयर करने के लिए। What is the final message you want to convey to the viewers? So glaucoma is a blinding disease. Glaucoma is a progressive disease. ये बढ़ता है एज के साथ। तो जो भी लोग 40 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको एक रेगुलर रूटीन चेकअप कराना चाहिए। जो भी लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, उनको स्पेशली एक ग्लोकोमा स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। जो भी बच्चे हैं जिनको ग्लोकोमा डायग्नोज हुआ है तो उनको रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए। किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है ग्लोकोमा की तो उनको भी अपना ग्लोकोमा स्क्रीनिंग या चेकअप कराना चाहिए। ग्लोकोमा जिनको है उनके लिए 2 टेक अवे पॉइंट्स हैं। प्लीज़ अपनी दवाई टाइम पे डालिए। ग्लोकोमा दवाइयों के टाइम मेंशन होते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन पे। रेगुलर विजिट्स पे आइए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ 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 किसी भी ऑप्टिकल शॉप, ऑप्टिशियन पे मत जाइए अपना आई चेकअप कराने। बहुत सारी गंभीर बीमारियां, ब्लाइंडिंग डिजीजेस जैसे ग्लोकोमा मिस हो जाती हैं। वो सिर्फ आपकी आंख का नंबर चेक करते हैं, लेकिन उसकी सराउंडिंग, आंख का अंदर का चेकअप, डायलेटेड एग्जामिनेशन, ग्लोकोमा, रेटिना, नर्व, कुछ भी नहीं देखते। प्लीज़ एक सर्टिफाइड आई स्पेशलिस्ट या ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपनी आंखों का टेस्ट कराइए, क्योंकि आंख है तो जहान है। बिल्कुल सही डॉक्टर सुरभि, आपने बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स को। एज मैम हैज सेड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड अर्ली डिटेक्शन इज अर्ली रिकवरी। एम आई राइट? सो व्यूअर्स, एवरी ईयर ऑन द वीक ऑफ 10th March to 6th March we celebrate World Glaucoma Week to get the awareness to the society कि आप अवेयर हो इस गंभीर बीमारी से। फिर भी जनता वंचित रह जाती है इस बीमारी से। कहीं ना कहीं हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं डिटेल में कि कैसे ग्लूकोमा होता है, क्या सिम्टम्स लेके आता है, और मैम ने बताया कैसे आप अपना जो लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन आपको हेल्प, आपको अपना चेकअप कराना है। एक नॉर्मल चश्मे की दुकान पे ना जाके अपना चेकअप कराएं, बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट को विजिट करना चाहिए, एक ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट को विजिट करना चाहिए, जैसे डॉक्टर सुरभि है हमारे साथ। सो व्यूअर्स, रिमेंबर टू स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोएक्टिव एंड टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ until next time. Thank you viewers. Thank you Dr. Surbhi for giving your precious time and sharing knowledge with us. Most welcome.